अस्सलामुअलैकुम, आई एम हेयर डाइटिशियन फाइका। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। जैसे कि मैंने अपने लास्ट टॉपिक में कहा था कि मेरा नेक्स्ट टॉपिक ग्लाइकोलाइसिस पे होगा। तो ये स्टार्ट में हम थोड़ी सी कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं, उसके बाद मैं ग्लाइकोलाइसिस के टॉपिक पे आती हूँ। ठीक हो गया। सबसे पहले हम मेटाबॉलिक पाथवेज के ऊपर बात करते हैं। हमारे पास 2 टाइप्स के पाथवे होते हैं, कैटाबॉलिक पाथवे और एनाबॉलिक पाथवे। अब कैटाबॉलिक पाथवे और एनाबॉलिक पाथवे क्या होते हैं? कैटाबॉलिक वो होते हैं जिसमें ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन होती है लार्जर मॉलिक्यूल्स की। मींस जब हमारे पास लार्ज मॉलिक्यूल्स स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेकडाउन होंगे तो उसे हम कैटाबॉलिक पाथवे कहेंगे। दे आर यूजुअली एक्सर्गोनिक इन नेचर, ठीक है। और एनाबॉलिक वो होते हैं आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ कंपाउंड, जो हमें कंपाउंड की हमारे मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस में हेल्प आउट करते हैं और दे आर यूजुअली एंडोगोनिक इन नेचर। सही हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। अब इनकी करेक्टरिस्टिक्स पे बात करते हैं। तो मेटाबॉलिक पाथवे आर मोस्टली इरिवर्सिबल। हमारे पास जो मोस्टली जो मेटाबॉलिक पाथवे है हमारे पास इरिवर्सिबल है, ठीक है। और जितने भी मेटाबॉलिक पाथवे है हैज़ अ कमिटेड फर्स्ट स्टेप, मींस उनका पहला वो अपने स्टार्ट से इनिशियल स्टेप से स्टार्ट होंगे एंड देन फाइनल गो थ्रू होते जाके वो अपने फाइनल स्टेप पे पहुंचेंगे। ऑल मेटाबॉलिक पाथवे आर रेगुलेटेड। हर कोई पाथवे एक जैसे हैं, मतलब ये नहीं होगा कि एक सेल में अगर हमारे पास पेप साइकिल का हो रहा है, एक सेम वही साइकिल उस टाइम में दूसरे सेल में होगा, ठीक है। मेटाबॉलिक पाथवे इन यूकैरियोटिक सेल अकर इन स्पेसिफिक सेलुलर लोकेशंस। हर जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स में जो मेटाबॉलिक पाथवे होते हैं उनकी एक स्पेसिफिक लोकेशंस होती हैं। जैसे कि हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस है वो हमारे पास साइटोप्लाज्म में साइटोसोल में अकर हो रहा है, तो वो हर सेल में हमारे पास साइटोसोल में ही होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने ग्लाइकोलाइसिस की। तो ग्लाइकोलाइसिस क्या है? ग्लाइकोलाइसिस कम फ्रॉम अ मर्जर ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स। ये हमारे पास 2 ग्रीक वर्ड से मिला है। ग्लाइकीज उसका मतलब है स्वीट और लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन एंड स्प्लिटिंग। ये हमारे पास स्प्लिटिंग भी ब्रेक डाउन को ही कहते हैं। हमारे पास नाम से ज़ाहिर हो रहा है ब्रेक डाउन ऑफ स्वीट और ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एम्डेन माइफ्रोज परनास पाथवे और EMP पाथवे, ठीक हो गया। अब हम इसके इंट्रोडक्शन में बात करते हैं कि ये होता क्या है। तो ग्लाइकोलाइसिस इज अ सीक्वेंस ऑफ 10 एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन दैट कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू पायरुवेट विद स्टिमुलेटेड प्रोडक्शन ऑफ ATP। अच्छा, मैंने बात की थी आपको कि हमारे पास जब डाइजेशन हो रही होती है तो कार्बोहाइड्रेट्स की, तो वो हमारे पास पॉलीसेक्राइड से पॉलीसेक्राइड से डाइसेक्राइड्स बनाते हैं और डाइसेक्राइड्स फिर मोनोसेक्राइड्स में यानी कि ग्लूकोज फ्रुक्टोज लैक्टोज में कन्वर्ट होती है। तो वो जो ग्लूकोज बनती है और फिर वो जब ग्लूकोज हमारे पास डिफरेंट बॉडी के प्रोसेस में जाती है, उसको एनर्जी प्रोवाइड करती है, तो वो फ़ौरन ग्लूकोज की फॉर्म में नहीं करती। वो ग्लूकोज हमारे पास उसके 10 इनिशियल स्टेप्स हैं, ठीक है। 10 एसिटिल स्टेप्स हैं जिनको एंजाइम्स रेगुलेट कर रहे हैं। वो कन्वर्ट होती है पायरुवेट, जिसे हम एनर्जी कहते हैं, मतलब जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। और फिर ATP की प्रोडक्शन कर रही होती है। In this oxidative process, one molecule of glucose is partially oxidized to 2 mol of pyruvate। ये आगे ना इसके मैं बताऊंगी कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पायरुवेट कैसे बन रहे हैं, ठीक है। अब दिस मेजर पाथवे ऑफ ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म अकर द साइटोसोल ऑफ द सेल ऑफ ऑल सेल। देखिए मैंने बात की ना, अगर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ग्लाइकोलाइसिस अगर हमारे पास कहाँ पे हो रही होती है, साइटोप्लाज्म के साइटोसोल में हो रही होती है, इसका रिएक्शंस वहाँ हो रहा होता है। तो हर सेल के ये साइटोसोल पे ही अकर हो रहा होगा। दिस यूनिक पाथवे अकर एरोबिकली एज वेल एज एनएरोबिकली एंड डजंट इन्वॉल्व मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। हमारे पास एरोबिकली और एनएरोबिकली दोनों तरह से ये पाथवे चल रहा होता है। तो 2 पाथवे ऑफ ग्लूकोज के बारे में अगर हम बात करें, इसके 2 पाथवे होते हैं। इसको हमने 2 तरह के पाथवेज में डिवाइड किया हुआ है, 2 फेजेस में डिवाइड किया हुआ है। पहला क्या है कि ग्लाइकोलाइसिस लेड्स टू ब्रेक डाउन ऑफ 6 कार्बन ग्लूकोज इनटू मॉलिक्यूल ऑफ 3 पायरुवेट विद द एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। दिस प्रोसेस इज कैरेक्टराइज्ड इनटू 2 फेज। हमारे पास कैसे 6 कार्बन ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स कैसे हमारे पास 2 पायरुवेट के
3 कार्बन पायरुवेट बनाते हैं एंजाइम को कैटेलाइज करते हुए, एंजाइम को यूज़ करते हुए, वो हम डिस्कस करते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप में। तो इसके 2 फेजेस हैं, पहला है प्रिपरेटरी फेज, देन है पे ऑफ फेज। प्रिपरेटरी के नाम से जाहिर होता है कि वो अपने आप को प्रिपेयर करता है आगे के एंजाइम्स के लिए, और पे ऑफ यानी कि वो प्रिपरेटरी में हम वो एटीपी को यूज़ करेगा, अपने एंजाइम्स को यूज़ करेगा, मॉलिक्यूल्स बनाएगा, और पे ऑफ फेज में वो हमें एटीपी देगा। कैसे देगा? अच्छा, मैं पहले आपको ना थोड़ा सा ये वाला समझा देती हूँ, उम्मीद है ये थोड़ा सा विजिबल हो रहा होगा। अच्छा, ये हमारे पास ऊपर देखें यहाँ पे ये है ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल हमारे पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना। कैसे? उसको उसके ऊपर हेक्सोकाइनेज एंजाइम ने रिएक्ट किया। ये हमारे पास एंजाइम था, उसने एक्ट किया, तो एटीपी जो साइटोसोल में पड़ा होगा, यहाँ हमारे पास साइटोसोल में पहले से एक एटीपी पड़ा होगा, वो एटीपी अपना एक फॉस्फेट लूज करेगा, फॉस्फेट लूज करेगा, ग्लूकोज को देगा। यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना ना, तो वो अपने 6 कार्बन में फॉस्फेट को अटैच करेगा, तो वो हमारे पास क्या बना देगा? एटीपी। और वो जो अपना एटीपी यहाँ पे ग्लूकोज को देगा, ग्लूकोज को फॉस्फेट देगा, तो वो क्या बन जाएगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और इसको कौन रेगुलेट कर रहा है? हेक्सोकाइनेज। ठीक है, यहाँ से बात इतनी समझ आ गई। अब क्या होगा? अब यहाँ पे सिर्फ इतना स्टेप हो रहा है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हमारे पास फोस्फोहेक्सोन्स आइसोमेरेज यहाँ पे एंजाइम रिएक्ट करेगा, मैग्नीज हमारे पास एज अ कैटलिस्ट रिएक्ट करेगा। वो क्या होगा कि फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बना देगा। वो कैसे होगा? कि सिर्फ अरेंजमेंट चेंज हुई है मॉलिक्यूल्स की। जो फॉर एग्जांपल जो हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप है, ठीक है, हमारे पास वो जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो हमारे पास यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के 1 नंबर पे अटैच है, कार्बन नंबर 1 पे अटैच है सपोज। ठीक है, बाद में वो कार्बोनाइल ग्रुप उठ के यहाँ पे चला जाए, ग्लूकोज उसी मॉलिक्यूल के 2 नंबर पे अटैच हो जाए। जब कार्बोनाइल ग्रुप, हमेशा ये बात याद रखिएगा, जब कार्बोनाइल ग्रुप हमारे पास 1 नंबर पे, ग्लूकोज के 1 नंबर पे अटैच है, तो वो हमारे पास ग्लूकोज है। ठीक है, और जब वो कार्बोनाइल ग्रुप 2 नंबर पे आ जाएगा, कार्बन नंबर 2 पे अटैच होगा, तो वो हमारे पास फ्रुक्टोज बना देगा। यहाँ पे हमारे पास फ्रुक्टोज बन गया इसका। ठीक है, बस इसमें सिर्फ क्या हुआ है सेकंड स्टेप में कि अरेंजमेंट चेंज हुई है कार्बोनाइल ग्रुप की, तो वो क्या बन जाएगा? फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। अब इसके बाद क्या है? फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट हमारे पास, इतने शोर में वीडियो बनाना लिटरली बहुत मुश्किल है। अच्छा, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट अब हमारे पास, इसके बाद क्या होगा? दोबारा एटीपी यूज हुआ, तो ये जो एटीपी था ये दोबारा यहाँ से उसने अपना एक जो फॉस्फेट है वो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को दिया और एडीपी बन गया। मैंने बताया ना प्रिपरेटिव फेज में ये एनर्जी को यूज करेगा, एटीपी को यूटिलाइज करेगा। अब इसमें कौन सा जो हमारा यहाँ पे कौन सा यूज हो रहा है? फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। एंजाइम्स हमने याद रखने हैं। अब यहाँ से इसने एटीपी को लूज किया, एटीपी बन गया। अब इसने एटीपी इसको दिया, फ्रुक्टोज 1 नंबर पे अटैच हुआ, कार्बन नंबर 1 पे हुआ, तो ये बस सिर्फ नाम चेंज हुआ है। एक एटीपी और मिला है, फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, क्योंकि 2 फॉस्फेट हमारे पास आ गए तो उसको हमने कह दिया फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। ठीक हो गया। अब इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट पे जब एल्डोलेज रिएक्ट करेगा, एल्डोलेज उस पर एक्ट करेगा, तो हमारे पास दो तरह के मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। अब वो 2 तरह के मॉलिक्यूल्स कैसे बनेंगे? अब हमने कहा ये तो इरिवर्सिबल मतलब है कि ये आपस में नहीं हो सकते, लेकिन ये वाले रिएक्शन इरिवर्सिबल है। कैसे? अब हमारे पास क्या बना देगा? डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन 3 फॉस्फेट और ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये 2 तरह के हमारे पास ये मॉलिक्यूल देगा। और उस पर फोस्फोफ्रुक्टोज आइसोमेरेज मतलब ये एंजाइम जैसे रिएक्ट करेंगे और ये आपस में इंटरकन्वर्ट भी हो सकते हैं।
यहाँ तक ये 5 स्टेप 1 2 3 4 5 ये 5 स्टेप हमारे पास प्रिपरेटरी फेज में आते हैं। इसे हम प्रिपरेटरी फेज कहेंगे। इसके बाद जो हमारे पास ये वाले सारे सब्जेक्ट, ये वाले जो सारे रिएक्शंस होंगे, इसे हम पे ऑफ फेज कहेंगे। पहले मैं आपसे प्रिपरेटरी फेज को थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूँ कि प्रिपरेटरी फेज क्या है। इट कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट 5 स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इन विच ग्लूकोज enzymatically phosphorylated by ATP to yield glucose 6-phosphate and then isomerize it into fructose 6-phosphate। क्या हुआ है कि सबसे पहले हमारे पास 5 स्टेप हैं। ATP यूज होगा, ग्लूकोज 6-phosphate किस पे बनेगा, फ्रुक्टोज 6-phosphate, then receive 1-phosphate molecule from ATP and convert into fructose 1,6-base-phosphate। ये देखें, ये मैंने आपको बताया ना कि पहले ग्लूकोज कन्वर्ट होगा ग्लूकोज 6-phosphate, फिर ग्लूकोज 6-phosphate बनाएगा, फिर ग्लूकोज 1,6-डाइफॉस्फेट बनाएगा। तो ऐसे यहाँ पे ये सारा कुछ इसमें बताया हुआ है। This fructose 1,6-biphosphate is then split in half to yield 2 molecule। ये जो 1,6-biphosphate है ये स्प्लिट होंगे और 2 मॉलिक्यूल्स बनाएंगे 3 कार्बन कंटेनिंग, जो 3 कार्बन कंटेनिंग होंगे। पहला मॉलिक्यूल क्या बनाएंगे, ग्लाइसरल्डिहाइड 3-phosphate G3P कहेंगे उसे, और दूसरा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट DAP कहेंगे। अब हम आगे आते हैं पे ऑफ फेज पे। आपको यहाँ तक अगर कोई बात समझना है तो काइंडली मुझसे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ लीजिएगा। अब है पे ऑफ फेज। पे ऑफ फेज, दिस फेज कॉन्स्टिट्यूट द लास्ट 5 रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ये हमारे पास वो थे फर्स्ट 5 रिएक्शन, पे ऑफ फेज हमारे पास लास्ट 5 रिएक्शन है। मैंने पहले बताया था ग्लाइकोलाइसिस के 10 स्टेप है, तो पहले 5 स्टेप्स हम प्रिपरेटरी फेज को उसमें डिस्कस करेंगे और दूसरा है लास्ट रिएक्शंस हम पे ऑफ फेज में करेंगे। दिस phase marks the release of 4 ATP molecule during conversion of glyceraldehyde 3-phosphate to 2 molecules of pyruvate। अब इसमें क्या होगा पे ऑफ फेज में कि ये हमें, उसमें हमने ATP को यूज़ किया था, इसमें ATP हमें मिलेंगे, रिलीज होंगे। कैसे होंगे, जब ग्लाइसरल्डिहाइड 3-phosphate हमारे पास चेंज आएगा और आगे रिएक्शंस होंगे और 2 मॉलिक्यूल्स पायरुवेट के बनेंगे। कैसे बनेंगे ये मैं बताती हूँ अब आपको। अब ये रिएक्शन है, इसको समझें। अच्छा, ऊपर क्या बात की थी कि ये हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स बन गए, ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन 3-phosphate ग्लाइसरल्डिहाइड 3-phosphate। अब समझें कि इसके नीचे भी अब जो नीचे रिएक्शंस चलेंगे ना, जो इसके नीचे स्टेप्स होंगे सेम इसी के नीचे स्टेप्स होंगे। एंड में हमें पायरुवेट मिलेगा, एक पायरुवेट ये मॉलिक्यूल देगा, एक पायरुवेट हमें ये मॉलिक्यूल देगा। तो अब समझ आइए कि हमारे पास जो ग्लूकोज है वो कैसे हमें 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स देते हैं, इन दोनों की वजह से। अब मैं आपको सिर्फ एक साइड रिएक्शन दिखा रही हूँ, तो दूसरा आपने खुद समझ लें कि दूसरी तरफ भी सेम यही स्टेप्स हो रहे हैं। अब आते हैं पे ऑफ फेज पे। पे ऑफ फेज में क्या है कि ट्रायोस फॉस्फेट डाईहाइड्रोजनेज ने ये हमारे पास एंजाइम रिएक्ट करेगा। समझे कि ये ग्लाइसरल्डिहाइड 3-phosphate पे ये एंजाइम रिएक्ट किया, ठीक है। अब NADP हमारे पास इस पे एंजाइम रिएक्ट करेगा, इसने अपना हाइड्रोजन दे दिया, ठीक है, हाइड्रोजन रिलीज किया तो NADH2 बन गया ये, ठीक हो गया। यहाँ तक कोई इशू नहीं, ठीक। अब इस पे जो एंजाइम रिएक्ट किया, इस पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये वाला इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ये रिएक्ट करेगा, तो वो क्या बनाएगा 1,3-डिसफॉस्फोग्लाइसरेट ये मॉलिक्यूल हमें देगा। अब ये मॉलिक्यूल आ गया, ठीक, सॉरी अब ये मॉलिक्यूल आ गया। अब इस पे फॉस्फोग्लाइसरेट एसिड काइनेस और इस पे मैग्नीज एज अ कैटलिस्ट रिएक्ट करेगा, तो वो हमें क्या देगा, सिर्फ क्या होगा ADP, यहाँ पे ADP था, इसने अब इससे एक फॉस्फेट लेना है। पहले ऊपर वो फॉस्फेट दे रहा था, अब इसने इससे फॉस्फेट लेना है, तो वो क्या बनेगा ATP बना देगा हमारे पास। अब इसने अपने एक दे दिया तो ये क्या बन जाएगा, इसमें से डाई भी चला गया और 1 भी चला गया, समझे, ठीक है, एक फॉस्फेट चला गया, तो हमारे पास क्या बनेगा 3-फॉस्फोग्लाइसरेट ये मॉलिक्यूल यहाँ पे बन गया, ठीक हो गया।
अब क्या होगा कि वो जो फॉस्फेट हमारे पास 3 कार्बन नंबर पे अटैच था, 3 कार्बन नंबर पे पड़ा था, सिर्फ उसने यहाँ पे अपनी पोजीशन चेंज करनी है। ये मॉलिक्यूल, ये एंजाइम रिएक्ट करेगा, फॉस्फोग्लाइसोमल्टेज म्यूटेज, ये एंजाइम रिएक्ट करेगा, 2 से समझे 3 हो गया, सेम वही मॉलिक्यूल होगा, सेम वही ये एंजाइम रिएक्ट करेगा, सॉरी वही एंजाइम इस पर रिएक्ट करेगा। सिर्फ क्या होगा कि 2 नंबर से 3 नंबर से 2 पे आके अटैच हो जाएगा, तो हम इसे क्या कहेंगे, 2-फॉस्फोग्लाइसरेट। यहाँ तक ओके है। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद होगा कि हमारे पास ये 2-फॉस्फोग्लाइसरेट पे एनोलेज ने रिएक्ट करना है। मैग्नीज एज अ कैटलिस्ट रिएक्ट करेगा, ये एक वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज करेगा अपने अंदर से, बॉन्डिंग करते हुए वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया, तो वो हमारे पास क्या बन गया, फॉस्फोफिनोल पायरुवेट। ये फॉस्फोफिनोल पायरुवेट, अब ये फॉस्फोफिनोल पायरुवेट, इस पे पायरुवेट काइनेज एंजाइम रिएक्ट करेगा, मैग्नीज एज अ कैटलिस्ट रिएक्ट करेगा। इसमें आप एक इसमें और एक इसमें, ये भी अपना एक एटीपी इसमें से फॉस्फेट देगा एडीपी को ये वाले ना सॉरी ये वाले जो एडीपी है ना, ये एडीपी ये यहाँ से आए हैं हमें, ये जो हम एटीपी यहाँ पे रिलीज़ हुए थे, ये एडीपी, ये 2 एडीपी जो यहाँ पे बन रहे थे वह हमारे यहाँ पे अब यूटिलाइज होंगे यहाँ पे। अब ये एडीपी अपना एक मॉलिक्यूल यहाँ से इस मॉलिक्यूल से लेगा और वो एटीपी बना देगा, और ये फॉस्फोफिनोल पायरुवेट हमारे पास क्या बन गया, जस्ट पायरुवेट। आई थिंक ये स्क्रीन की वजह से आपको शायद नज़र ना आ रहा हो, ये नीचे इसके बाद रिएक्शन के बाद पायरुवेट बन रहा है हमारे पास। अब मैंने आपको बताया था कि 2 मॉलिक्यूल्स थे, समझे, ये एक साइड चेन यहाँ पे चल रहा है, सेम यही रिएक्शन यहाँ पे चल रहा है, तो वो यहाँ पे भी पायरुवेट बना, तो समझे यहाँ पे भी पायरुवेट बनेगा, तो हमारे पास एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 2 पायरुवेट हमारे पास दे रहा है। अब आते हैं इनकी स्टेप वाइज एक्सप्लेनेशन पे। पहले मैंने आपको उसके साथ टेबल के थ्रू समझा दिया। पहला है, पहले वाले स्टेप्स को हम कहेंगे फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। इसको हम फॉस्फोराइलेशन क्यों कहते हैं, ग्लूकोज इज फॉस्फोराइलेटेड बाय एटीपी टू फॉर्म ग्लूकोज फॉस्फेट, ठीक है। दिस इज एन इरिवर्सिबल रिएक्शन, इट इज कैटलाइज्ड बाय हेक्सोकाइनेज। ये एक तो इरिवर्सिबल मैंने बताया, ऊपर वाले सारे रिएक्शन इरिवर्सिबल हैं, और ये किस एंजाइम से कैटलाइज होंगे, हेक्सोकाइनेज से। दस द रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, इस रिएक्शन को कैसे, ग्लूकोज बना, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, हेक्सोकाइनेज रिएक्ट किया, एटीपी जो हमारे पास साइटोसोल में पड़ा उसने इससे इसको क्या कहते हैं एडीपी दिया, और ये एटीपी हमारे पास क्या बन गया, एडीपी बन गया। दूसरे स्टेप को हम आइसोमराइजेशन कहेंगे। क्यों कहेंगे, इट इज़ रिवर्सिबल रीअरेंजमेंट ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्बोनाइल ऑक्सीजन फ्रॉम C1 to T2। मैंने क्या बताया था, जब कार्बोनाइल ग्रुप C1 पे अटैच होगा तो वो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट होगा, और जब कार्बोनाइल ग्रुप हमारे पास C2 पे, कार्बन नंबर 2 पे अटैच हो जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट, फॉर्मिंग अ कीटोज फ्रॉम द एल्डोज। ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में हम एल्डोज कहेंगे, कीटोज से हमारे पास क्या बन गया, एल्डोज से हमने क्या बन गया, कीटोज बन गया। दस आइसोमराइजेशन ऑफ द एल्डोज ग्लूकोज 6-फॉस्फेट गिव्स द कीटोज फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट, वही बात हो गई। अब क्या होगा, स्टेप 3 फॉस्फोराइलेशन, सेम वही यही वाला स्टेप हमारे पास फॉस्फोराइलेशन वाला। हेयर द फ्रुक्टोज 6-फॉस इज फॉस्फोराइलेटेड बाय एटीपी। यहाँ पे फॉस्फोराइलेटेड मीन्स अपना एटीपी इसको देगा, एटीपी इसको फॉस्फेट देगा अपना, और वो क्या बन जाएगा, फ्रुक्टोज 1,6-बिस-फॉस्फेट बन जाएगा। सेम वही स्टेप, और यहाँ पे फ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम ये यहाँ पे रिएक्ट करेगा, इसको कैटलाइज करेगा। अब 4th स्टेप है हमारे पास ब्रेकडाउन का। दिस 6 कार्बन शुगर इज स्प्लिटेड टू प्रोड्यूस 2-3 कार्बन मॉलिक्यूल्स, ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अब हमारे पास क्या होगा कि जो 6 कार्बन का फ्रुक्टोज यूनिट पड़ा है हमारे पास, वो हमें 2 मॉलिक्यूल देगा, 3 कार्बन वाले ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, GAP जिसे कहेंगे, और दूसरा DHAP कहेंगे। और इस एंजाइम को कौन कैटलाइज कर रहा है, इस रिएक्शन को कौन कैटलाइज कर रहा है, एल्डोलेज। 5th स्टेप पे आ जाते हैं, आइसोमराइजेशन होगी। कैसे होगी, अब मैंने बताया था ना आपको, जो ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट है उस पर एंजाइम रिएक्ट करेगा, वो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बन जाएगा।
ठीक है, और इसको ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमेरेज एंजाइम वो कर रहा होगा। और ये यहाँ पे 2 क्यों लिखा है, क्योंकि ये 2 दफ़ा हो रहा है, एक दफ़ा इसके साथ हो रहा है, दूसरा उसके साथ हो रहा है। अच्छा, स्टेप 6 क्या है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ डाइसल्डिहाइड 3 फॉस्फेट आर ऑक्सीडाइज। 2 मॉलिक्यूल जो होंगे वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और जो एल्डिहाइड होगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ग्लाइसोल्डिहाइड 3 फॉस्फेट हाइड्रोजनेज कैटलाइज द कन्वर्जन ऑफ ग्लाइसोल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इनटू 1,6-बाय-फॉस्फोग्लाइसरेट। ये सारा कुछ मैंने आपको ऊपर ना एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। ये मैंने यही बताया कि यहाँ से ये अपना हाइड्रोजन आइटम उसको देगा NADP और वो 2 NADH बन जाएगा, डाइसल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन जाएगा 1,3-बाय-फॉस्फोग्लाइसरेट। इस पर ये एंजाइम रिएक्ट करेगा। 7th स्टेप में क्या होगा कि हमारे पास एनर्जी मिलेगी। एनर्जी ADP जब उससे अपना फॉस्फेट एक लेगा तो वो ATP बन जाएगा। और दिस फॉस्फोराइलेशन एडिशन ऑफ फॉस्फेट टू ADP टू गिव ATP इन टर्म एज सबस्ट्रेट लेवल। Phosphorylation as a step donor is a separate 1,3-bisphosphate. The product of this reaction is 2 molecule of 3-phosphoglycerate. सेम क्या हुआ, यहाँ से 1,3-bisphosphoglycerate, यहाँ से ADP जो ऊपर हमारे पास स्टेप में बना था उसने इससे एक फॉस्फेट लिया, ATP बना दिया, ठीक है। और यदि इससे फॉस्फेट लिया तो समझें कि ये 1 कार्बन से ले लिया और ये बाई भी चला गया, क्योंकि तो हमारे पास अब एक फॉस्फेट रह गया, तो हम इसे कहेंगे 3-phosphoglycerate। अब 8th स्टेप में क्या होगा, द रिमेनिंग फॉस्फेट ईस्टर लिंकेज इन 3-phosphoglycerate इज मूव फ्रॉम कार्बन 3 टू कार्बन 2। सिर्फ क्या होगा कि फॉस्फेट जो लिंकेज है वो चेंज होगी, 3 कार्बन से उठ के फॉस्फेट 2 कार्बन पे चला जाएगा। सिर्फ इसमें नंबरिंग चेंज होगी बस, बाकी फिर ये एंजाइम इस पर रिएक्ट करेगा। आई एम सो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, फॉर ये जो पीछे से इतनी नॉइज़ आ रही है मेरे लिए। मैं इस तरह से वीडियो बनाना काफ़ी मुश्किल होता है, मैं जानती हूँ पीछे से डिस्टॉर्शन बहुत आती है वीडियो की, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी वॉइस विजिबल रहे और ये जितना ये शोर है ये भी कम रहे, बट फिर भी आ जाता है शोर, क्या कर सकते हैं। अच्छा, स्टेप 9 पे क्या है, डिहाइड्रेशन ऑफ 2PG। दिस इज द सेकेंड रिएक्शन इन ग्लाइकोलाइसिस वेयर अ हाई एनर्जी फॉस्फेट कंपाउंड इज फॉर्म, जहाँ पे ATP बन रही है। मैंने आपको बताया ना ATP 2 तरह से 2 जगह से बन रही है। पहली कहाँ हमारे पास ऊपर स्टेप में बन रही थी, पे ऑफ फेज में। पे ऑफ फेज में हमारे पास ATP बनेगी, ठीक है। दिस कंपाउंड इज द फॉस्फेट ईस्टर ऑफ इनोल टॉटोमर ऑफ पायरुवेट। दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, ये हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। यहाँ पे देखें 2-phosphoglycerate, इसने एक मॉलिक्यूल H2 और वाटर का रिलीज़ किया, एनोलेज फॉस्फोफिनोल पायरुवेट इससे बन गया। ये था, ये है हमारे पास लास्ट रिएक्शन, ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट फ्रॉम PEP टू ADP। अब उसने अपना दिस लास्ट स्टेप इज इरिवर्सिबल, ये हमारे पास इरिवर्सिबल स्टेप हो, ट्रांसफर ऑफ हाई एनर्जी फॉस्फोफिनोल ग्रुप फ्रॉम फॉस्फोफिनोल पायरुवेट टू ADP। दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय पायरुवेट काइनेज। इसे एंजाइम जो कैटलाइज कर रहा है वो पायरुवेट काइनेज कर रहा है, और दिस इज नॉन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन। फॉस्फोफिनोल पायरुवेट हमारे पास जब ATP बनाएगा, ये अपना फेट दे देगा उसे, तो जैसे पायरुवेट रह जाएगा, लास्ट रिएक्शन हमें पायरुवेट देगा। तो ओवरऑल बैलेंस शीट अगर हम ग्लाइकोलाइसिस के देखें तो हमारे पास एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 2 पायरुवेट दे रहा है, टोटल 10 रिएक्शंस हैं। अब उस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स में यूज़ क्या क्या हो रहा है, 2 ATP के मॉलिक्यूल्स यूज़ हुए, 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यूज़ हुए, 2 NAD यूज़ हुए, 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स यूज़ हुए और 4 ADP यूज़ हुए। उसने क्या दिया हमें, 2 पायरुवेट्स दिए, 2 हाइड्रोजन वैसे के वैसे ही, 4 ATP, 2 ATP हमारे पास 4 ATP हमें मिल रहे हैं, 2 वाटर्स के मॉलिक्यूल दे रहा है, 2 NADH दे रहा है और 2 ADP दे रहा है। ऑन कैंसलिंग द कॉमन टर्म्स ऑफ द फ्रॉम द अबव इक्वेशन वी गेट द नेट इक्वेशन ऑफ ग्लूकोज। वो नेट इक्वेशन क्या है, 2 ग्लूकोज, 2 फॉस्फो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, 2 ADP और 2 NAD हमें क्या दे रहा है, 2 पायरुवेट, 2 NADH, 2 ATP, 2H और
दो वाटर के मॉलिक्यूल। दिस स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस इन्वॉल्व द ग्लाइकोलाइसिस आर ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू पायरुवेट। ग्लूकोज हमारे पास ऑक्सीडाइज होगा पायरुवेट में। NAD इज रिड्यूस टू NADH। NAD हमारे पास NADH में कन्वर्ट होगा और ADP फॉस्फोराइलेटेड टू ATP। ADP हमें ATP बना के देगा। ये कुछ बैलेंस शीट है कि इस रिएक्शन में कहाँ कहाँ ATP कंज्यूम हो रही है और कहाँ कहाँ हमें ATP मिल रही है। तो नेट में क्या है कि ATP मिलेगी तो हमें नेट गेन ऑफ ATP 2 होगी। तो यहाँ से हमारा लेक्चर